हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक इंडियन पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, दैट इज अमेंडमेंट्स। आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़े होंगे। मैं बता दूँ आज तक इंडिया में 106 टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, मतलब संविधान को बदला जा चुका 106 टाइम्स। ओके, तो क्या पूरे 106 अमेंडमेंट्स आपको याद करने? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो सिर्फ आपको याद रखने हैं। तो मैं आपको जितने भी रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो जल्दी क्विक रिवीजन में आपको सारे डिस्कस करूंगा। आपको चीजें याद रखनी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले अमेंडमेंट्स की अगर बात करें तो मैं आपके साथ सबसे पहले आपके सामने मैं रीसेंट अमेंडमेंट से स्टार्ट करूंगा। ओके, तो जितने भी रीसेंट अमेंडमेंट है उससे स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, याद रखिएगा हमारी 12 मंथ की करंट अफेयर्स की बुकलेट आ गई है, जिसमें जनवरी से लेके जून 2023 से लेके मई 2024 तक की सारी करंट अफेयर्स इस बुकलेट पे मेंशन है। इस बुकलेट को अगर आपको ऑर्डर करना है, इसके साथ साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। उन बेनिफिट्स को जानने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, या तो आप एप्लीकेशन से भी जाकर इन बुकलेट्स को बाय कर सकते हैं। सो एक बार आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। और इस बुकलेट को आप जरूर लें, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके करंट अफेयर्स के सेगमेंट के लिए। ओके, कोई डिटेल्स आपको चाहिए तो एक बार व्हाट्सएप जरूर करिए। जो उसके चार्जेस है वो मैं आपको बता दूंगा, और जो उसमें और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके साथ और क्या क्या मिलेगा, ऑफर क्या क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रीसेंट अमेंडमेंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से पहले रीसेंट अमेंडमेंट्स देखते हैं। मतलब टोटल 106 हुए, तो मैं 100 से स्टार्ट करूंगा 106 तक। पहले मैं रीसेंट सारे बता दूंगा, उसके बाद जो 1 से लेके 99 में जितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले लास्ट 100 से लेकर 106 डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये 2015 में आया। पहले तो ईयर भी याद रखना है, कब आया? 2015 में। किससे रिलेटेड था? ये था एलबीए से रिलेटेड, दैट इज लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। याद रखिए, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की अगर बात करूं तो 1974 में ही हो चुका था बिटवीन इंदिरा गांधी और बांग्लादेश, मतलब इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया की साइड से इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे पीएम, और शेख मुजीबुर रहमान, याद रखिएगा, इनके बीच में, जो बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनके बीच में ऑलरेडी, याद रखिएगा, एग्रीमेंट साइन हो गया था। ठीक है, दैट इज 16 में 1974 कि हमें ऐसा एग्रीमेंट करना है। अब ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था क्या, वो भी मैं आपको बताता हूं। बट याद रखिएगा, इसको बोल तो दिया गया था उस टाइम पे, बट इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत थी, वो नहीं हो पाया इतने टाइम तक। जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आती है तब जाकर ये अमेंडमेंट हुआ और ये चीज पॉसिबल हो पाई। इसलिए 2015 में ये चीज पॉसिबल हो पाई, जबकि एग्रीमेंट देखिए बहुत पहले हो चुका था। इस एग्रीमेंट के अंदर क्या था, देखिए मैं आप बताऊं। जैसे इंडिया और बांग्लादेश का आप मैप देखेंगे तो कुछ इंडिया का पार्ट बांग्लादेश के अंदर था। कहने का मतलब, जैसे लेटर सपोज छोटा सा मैंने डॉट डाल दिया है, ये इंडिया है जबकि बांग्लादेश के अंदर है। तो ऐसे छोटे छोटे डॉट्स, मतलब छोटे छोटे एरियाज जो थे, उनको हम एनक्लेव्स कहते हैं। वो इंडिया की बांग्लादेश के अंदर थी, और बांग्लादेश की ऐसी एनक्लेव्स कुछ इंडिया के अंदर थी, दैट इज मेघालय में, असम में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब दिक्कत क्या होती थी, अब जैसे इंडिया का ये पार्ट बांग्लादेश के अंदर है, छोटा सा एनक्लेव, इंडियंस रह रहे हैं वहां पर, बट इससे कनेक्टिविटी नहीं कर सकते क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है। सिमिलर फॉर बांग्लादेश, जो बांग्लादेश का पार्ट था, कुछ कुछ जो एनक्लेव्स थे वो मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल के अंदर थे। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला कि जो भी एनक्लेव्स हमारे बांग्लादेश के अंदर, वो बांग्लादेश का पार्ट हो गया। ठीक है, और जो बांग्लादेश के एनक्लेव्स इंडिया के अंदर, वो इंडिया का पार्ट हो गया। सिंपल सा रिजॉल्व कर लेते हैं, बाउंड्री के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं, है ना। और ये एनक्लेव्स जो है वो आप रखो, जो आपकी मेरे पास आ जाएंगी। बट इससे हो क्या रहा था, बांग्लादेश की तरफ से इंडिया को एनक्लेव्स मिली थी 51 सिर्फ। ठीक है ना, जबकि इंडिया की साइड से बांग्लादेश को मिली थी 111। बट आपको ही पता है, जो इंडिया का पार्ट बांग्लादेश के अंदर है, वैसे भी आप उसका कोई यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे बेटर है आपको यहां पर थोड़ा सा लूज आउट करना पड़ा। बट फाइनली इस एग्रीमेंट को साइन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और हमने उनको उनकी एनक्लेव्स दे दी। याद रखिएगा, है ना, जो हमारी एनक्लेव्स उनके अंदर थी उनको हमने दे दी, और उनकी एनक्लेव्स जो हमारे स्टेट्स में थी, दैट इज वेस्ट बंगाल, मेघालय और असम में, वो हमने ले ली, जिससे कि ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो था वो रिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये एग्रीमेंट ये 2015 में, याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होकर ये एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में साइन हुआ, ये किसके रिगार्डिंग है? ये रिगार्डिंग है जीएसटी के। ठीक है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, नेक्स्ट 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये हुआ था 2018 में। याद रखना आपको, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई, जिसके अंदर याद रखिए 338B आर्टिकल ऐड किया गया, जिसके अंदर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को बनाया गया, प्लस एक 342A आर्टिकल भी ऐड किया गया। तो कुछ आर्टिकल्स भी ऐड किए गए थे इस अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, नेक्स्ट आते, वैसे तो हर अमेंडमेंट के थ्रू कुछ ना कुछ आर्टिकल्स ऐड होते ही हैं, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में हुआ, ये था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देना, दैट इज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को
10% रिजर्वेशन देना इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा, ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था अदर देन, मतलब अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, मतलब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, या तो आप एससी एसटी को बिलोंग करते हैं, इनको छोड़ के जो जनरल कैटेगरी एक तरीके से, उनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा और इकोनॉमिकल ग्राउंड। ओके, तो ये अमेंडमेंट करना पड़ा था क्योंकि इकोनॉमिकल ग्राउंड में हमारे रिजर्वेशन नहीं दिया जाता था, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये पॉइंट्स ऐड किए गए और 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिया गया थ्रू दिस अमेंडमेंट। ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट जो लेटेस्ट है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2020 में हुआ। इस अमेंडमेंट के थ्रू याद रखिएगा एससी एसटी की जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको 10 ईयर्स के लिए उनको और एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब 10 ईयर्स तक अभी और कंटिन्यू रहेंगी रिजर्वेशन। एक्चुअली ऐसा होता है हर 10 साल के लिए लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, परमानेंट रिजर्वेशन नहीं है, हर 10 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। अब एक्सटेंड है 25 जनवरी 2030 तक, फिर देखिएगा 2030 आएगा तो उस टाइम पर भी इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, एक तो ये काम किया गया। इस अमेंडमेंट के थ्रू याद रखिएगा जो एंग्लो इंडियंस की सीट्स होती थी, दैट इज लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। लोकसभा में आपने सुना होगा 2 एंग्लो इंडियंस की सीट रिजर्व रहती थी और 1 एंग्लो इंडियन की सीट्स स्टेट असेंबली में रिजर्व रहती थी, उसको भी हटा दिया गया थ्रू दिस अमेंडमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2021 में हुआ। इस अमेंडमेंट के थ्रू याद रखिएगा 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, दैट इज जो मैंने बताया नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बनाई गई थी, उसमें ही याद रखिएगा कुछ चेंजेस किए गए, उसके कुछ प्रोविजंस को चेंज किया गया, उसके लिए एक बार फिर से अमेंडमेंट करना पड़ा। प्रोविजन में क्या चेंज आया वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर ये बोला गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपनी याद रखिएगा स्टेट लिस्ट बना सकती है बैकवर्ड क्लासेस की, मतलब जो अदर बैकवर्ड क्लासेस, मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, उनकी जो लिस्ट होगी कौन ओबीसी के अंदर आएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। एक्चुअली क्या होता है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये बोल दिया गया था कि प्रेसिडेंट बनाएगा, ठीक है, विद द एडवाइस ऑफ विद द डिस्कशन ऑफ गवर्नर प्रेसिडेंट बना सकता है। ठीक है, और स्टेट का जो पावर था वो ले लिया गया था, बट वापस ये स्टेट को दे दिया गया। इट रिस्टोर्स स्टेट गवर्नमेंट पावर टू प्रिपेयर, याद रखिएगा, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज ओबीसी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, वो अपनी लिस्ट वापस स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया था। जो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वापस ले लिया था वो वापस दे दिया गया थ्रू 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2023 में हुआ। इसके थ्रू वुमेन्स को याद रखिए 33% का रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में दिया गया, प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली ऑल्सो। ठीक है, तो 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं जो अभी इंप्लाई नहीं हुई है, बट अगले 5 सालों बाद, याद रखिए अभी इसका पूरा सेंसस वगैरह होगा, उसके बाद ये रिजर्वेशन वुमेन्स को दे दिया जाएगा। ओके, चलिए, तो ये थे कुछ रीसेंट अमेंडमेंट्स, ओके, जो अभी लेटेस्ट हुए हैं, 106 तक ही हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। एक एक करके क्विक हम रिवाइज करेंगे। ओके, वैसे मैंने इंडियन पॉलिटी में सब पढ़ाया हुआ है, बट एक बार क्विक रिवीजन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया। इसके थ्रू क्या किया गया कि 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। इस शेड्यूल के अंदर याद रखिएगा लैंड रिफॉर्म्स को ऐड किया गया। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स को ऐड किया गया क्योंकि लैंड उस टाइम पे याद राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था लोगों का। अब लैंड रिफॉर्म्स आप करोगे तो लोगों की प्रॉपर्टी तो आप छीनना पड़ेगा, आपको गरीबों को देना पड़ेगा। ठीक है, जिनके लैंडलेस पीपल उनको देना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी है, आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या किया गया, लैंड रिफॉर्म्स को इस 9th शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया। और इसके अंदर ये पावर्स थे कि आप इसके अंदर कुछ भी ऐड करेंगे वो उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, मतलब आप जुडिशरी के पास नहीं जा सकते। तो इसके थ्रू 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स ऐड किए गए। फिर बाद में देखा गया बड़ा पॉलिटिकल हो गया था 9th शेड्यूल, और भी ऐसी चीजें ऐड कर दी जाती थी जिससे आप जुडिशरी से बचना चाहते हैं। ठीक है, बट एंड में अगर हम देखें तो बाद में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है इस 9th शेड्यूल पर कि अब इसके अंदर जो भी चीज़ें 1973 के बाद ऐड हुई हैं, दैट इज 24 अप्रैल 1973 के बाद ऐड हुई हैं, उन सब पे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थे, याद रखिए उन सबको हटा भी दिए गए। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने नल और वॉइड भी कर दिया था बाद में। ओके, 2007 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। ओके, नेक्स्ट इसी अमेंडमेंट के थ्रू याद रखिएगा 3 नए ग्राउंड्स ऐड किए गए आर्टिकल 19 जिसके 19(1) जिसके अंदर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। वो 3 नए ग्राउंड जो थे, एक था पब्लिक ऑर्डर के चांसेस में आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन छीन सकते हैं, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, या इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस मतलब अगर आपको कोई बोले कि यार ये क्राइम करो, ठीक है, इन ऑर्डर्स पे याद रखिए, इन ग्राउंड्स पर आप चाहें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को याद रखिए ये 3 ग्राउंड्स क्या किए गए, मतलब 3 मोर ग्राउंड्स रिस्ट्रिक्शंस क्या ऐड कर दिए गए कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लोगों के रोक सकते हैं इन ग्राउंड के अंदर। ओके, तो 3 नए ग्राउंड्स और ऐड किए गए थे। नेक्स्ट आता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसके थ्रू स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ। एक्चुअली पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी इस कैटेगरी में स्टेट्स को डिवीजन था, इस सबको हटा दिया गया और सीधे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया। फिर धीरे धीरे करके आज आप देखेंगे देयर आर 28 स्टेट्स, ठीक है ना, और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, वो तो अब आज की डेट में है, ठीक है, 9 नहीं 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर 89 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, तो 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज एट प्रेजेंट है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ कि मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, क्या ये सही है? गलत हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता हो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था, उसको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट, इसी अमेंडमेंट के थ्रू याद रखिए ये बोला गया कि 2 और मोर स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट का याद रखिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, 2 और मोर स्टेट्स का, 2 और मोर स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट 7 जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको रिपील किया गया, दैट इज आर्टिकल 238 को हटा दिया गया था थ्रू दिस अमेंडमेंट, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं 9th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1960। इस अमेंडमेंट के थ्रू याद रखना है बेरूबारी यूनियन जो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में जगह है, याद रखिएगा, उसको दिया गया था पाकिस्तान को। उस टाइम पे एक्चुअली बांग्लादेश ही पाकिस्तान हुआ करता था, तो पाकिस्तान को दे दिया गया था, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था, इंडिया पाकिस्तान एग्रीमेंट हुआ था, उसके थ्रू बेरूबारी जगह जो है वो पाकिस्तान को दे दी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश नहीं था, वो पाकिस्तान हुआ करता था, ओके। नेक्स्ट, 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 के थ्रू क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया दादर एंड नागर हवेली एज ए यूनियन टेरिटरी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पुर्तगाल के अंदर थी, पोर्चुगीज के अंदर थी, उसके थ्रू उसको ली गई और इंडिया में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, ओके। नेक्स्ट, 12th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू याद रखिए गोवा, दमन एंड दीव जो पोर्चुगीज के अंदर थी, आपको पता होगा, इसको भी इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया। 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962, इसमें याद रखिएगा स्टेट ऑफ नागालैंड जो है फॉर्म्ड विद स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 371 है, तो स्टेट ऑफ नागालैंड फॉर्म हुआ था विद स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 371 ए, उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ा था, ओके। नेक्स्ट, 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962, इसके अंदर याद रखिएगा पुडुचेरी जो आपको पता होगा फ्रेंच का पार्ट था, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था इंडिया में, ओके। नेक्स्ट जो है 21st कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1967, इस अमेंडमेंट के थ्रू याद रखिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो मेंशन है 8 शेड्यूल के अंदर, उसमें टोटल 14 लैंग्वेजेस थी, बट अभी 22 हैं, तो 14 के बाद 15 जो थी 8 शेड्यूल में सिंधी ऐड हुई थी थ्रू दिस अमेंडमेंट, ओके। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसके थ्रू याद रखिएगा कंपलसरी कर दिया था प्रेसिडेंट को कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का कोई भी बिल आपके पास आता है, आपको कंपलसरी है कि आपको उस बिल को साइन करना पड़ेगा। प्लस पार्लियामेंट का पावर एक्सटेंड कर दिया गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखिए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी इस अमेंडमेंट के थ्रू कहा गया था। नेक्स्ट, 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971, ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जब प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में ज्वाइन हुए थे तब उन्होंने कंडीशन रखी थी कि हम आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, बट हमको उसके बदले में कुछ पैसे मिलते रहना चाहिए हमेशा, उसे कहते थे हम प्रिवी पर्सेस, ओके। तो उनको फालतू का एक तरीके से पैसा मिलता रहता था, बट ये प्रिवी पर्सेस का जो मैटर था यार इसको अबॉलिश कर दिया गया था 1971 में, है ना, और प्रिविलेज जो फॉर्मर रूलर्स को मिलता था प्रिंसली स्टेट्स को वो भी छीन लिया गया था, ओके, थ्रू 1971, ठीक है। नेक्स्ट, 26th अमेंडमेंट एक्ट 1975, इसके थ्रू सिक्किम याद रखिएगा अ फुल फ्लेज स्टेट बना था इंडियन यूनियन के अंदर, ठीक है, तो ये भी याद रखें, सॉरी 26 बोला हूँ, 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू सिक्किम को याद रखिए फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया था और इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था, ओके। नेक्स्ट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, जैसे कि 3 वर्ड्स प्रीएम्बल में ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ओके। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं सिटीजन्स की याद रखिएगा वो ऐड की गई थ्रू दिस अमेंडमेंट, जिसमें टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज उस टाइम पे ऐड की गई थी अंडर पार्ट 4A, ओके। इसी अमेंडमेंट के थ्रू वो फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी इसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। एक आर्टिकल 39F के अंदर टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये ऐड किया गया। आर्टिकल 39A के अंदर टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये ऐड किया गया। आर्टिकल 43A के अंदर टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इसको ऐड किया गया DPSP में। और आर्टिकल 48A के अंदर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, याद रखिएगा ये चारों DPSP जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ही ऐड हुए। प्लस इस अमेंडमेंट के थ्रू याद रखिएगा 5 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर होके, याद रखिए ट्रांसफर 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट से उनको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, ओके। वो थे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है बट इनको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया,
ठीक है। इसी अमेंडमेंट के थ्रू ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को क्रिएशन करने की बात की गई, बट अभी तक रेटिफाई नहीं किया है, इसलिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अभी तक बनी नहीं है, बट अमेंडमेंट हो चुका है ऑलरेडी। ओके, लोकसभा और विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर से 6 ईयर्स कर दिया गया था थ्रू दिस अमेंडमेंट ओनली। ओके, अब ये इमरजेंसी के टाइम पे अमेंडमेंट हुआ था। ओके, उसका एक दूसरा अमेंडमेंट होता है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, इसमें क्या किया गया, जो लोकसभा और विधानसभा का टाइम पीरियड 5 to 6 ईयर्स किया गया था, उसको वापस 6 to 5 ईयर्स कर दिया गया, दैट इज वापस 5 ईयर्स कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड था आर्टिकल नंबर 352 के अंदर, उसको रिप्लेस करके आर्म्ड रिबिलियन कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इंटरनल डिस्टर्बेंस किया गया, आर्म्ड रिबिलियन कर दिया गया नेशनल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 352 के अंदर। ठीक है, प्रेसिडेंट को बोला गया नेशनल इमरजेंसी वो डिक्लेयर कर सकता है सिर्फ एक कंडीशन में कि आपके पास रिटन एडवाइस होनी चाहिए कैबिनेट की। ये दिस इज आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ, रिटन एडवाइस होनी चाहिए आपकी कैबिनेट की, तभी आप प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट थी उसको डिलीट कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। ओके, तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये वहां से हटा दी गई। ठीक है, फिर ये बोला गया फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ठीक है, जो आर्टिकल 20 और 21 के अंदर है, ठीक है, ये याद रखना, इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड, मतलब आर्टिकल 20 और 21 जो फंडामेंटल राइट है वो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, याद रखिए। बाकी आप किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हो, बट आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया था। तो इंपॉर्टेंट चीजें कही गई है, 44th अमेंडमेंट पे कहा गया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कही गई हैं 44th अमेंडमेंट पे जो आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 56th अमेंडमेंट एक्ट 56th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1985, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इस अमेंडमेंट के थ्रू याद रखिएगा, कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाई होता है, मतलब प्रोवाइडेड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब कोई भी मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट हो, इफ ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मतलब वो एक इलेक्शन एक पार्टी से जीतता है फिर दूसरी पार्टी में शिफ्ट करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए 10th शेड्यूल भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, और 56th नहीं है, 52nd है। ठीक है, मैंने जल्दबाजी में 56th बोल दिया आई थिंक। ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1985 दैट डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ एंड इट एडेड 10th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए 56 नहीं, मैंने थोड़ा सा मेरे को दिखा नहीं हो, मैंने 56 बोल दिया। ओके, नेक्स्ट है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। इसके थ्रू याद रखिएगा जो वोटिंग एज थी 21 ईयर्स, उसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दी गई। ओके, नेक्स्ट है 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991। इस अमेंडमेंट के थ्रू आपको याद रखना है दिल्ली को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया। स्पेशल स्टेटस तो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ओके, जिसको बोला गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, है ना। और इसी के थ्रू एक 70 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई दिल्ली के लिए, और जिसमें बोला गया 7 मेंबर्स जो होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे दिल्ली में, इंक्लूडिंग सीएम। ओके, तो दिल्ली में सीएम भी होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाई गई। ओके, नेक्स्ट 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके थ्रू अभी देखिए 15 लैंग्वेजेस थी कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल के अंदर, अब 3 लैंग्वेजेस और ऐड हो गई तो 15 से 18 हो गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तो टोटल हो गई अब 18। तो पहली अभी हम देखी थी जो ऐड हुई थी वो हुई थी 21st में, दूसरी हुई है 71st में। ओके, नेक्स्ट 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके थ्रू पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, है ना, जिसके थ्रू पार्ट 9 ऐड किया गया, और पार्ट 9 में 29 फंक्शंस जो हैं वो दिए गए पंचायती राज को। ठीक है, तो याद रखिए 29 फंक्शंस वर गिवन टू पंचायती राज। एक और अमेंडमेंट हुआ 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके थ्रू लोकल बॉडीज मतलब म्यूनसिपैलिटीज बनाई गई, उसके लिए पार्ट 9A ऐड किया गया, और 18 जो पावर्स थे, 18 फंक्शन ड्यूटीज थी वो याद रखिएगा दी गई किसको, 18 आइटम्स जो थे वो म्यूनसिपैलिटी को दी गई, मतलब 29 आइटम्स किसको दिए गए, पंचायत को, 18 किसको दिए गए, म्यूनसिपैलिटीज को। ओके, नेक्स्ट 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995। ठीक है, इसके थ्रू रिजर्वेशन दिया गया इन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ओके, नेक्स्ट 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001। इस अमेंडमेंट के थ्रू, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जो रीएडजस्टमेंट होता था, आपको पता है लोकसभा सीट्स इंक्रीज होती थी, उसको फिक्स कर दी गई 25 ईयर्स के लिए, मतलब 2026 तक सीट्स फिक्स रहेंगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उसके अकॉर्डिंग लोकसभा की सीट्स बढ़ाई जा रही थी, तो इसको फिक्स कर दिया गया कि अभी कोई भी बैन हो गया ऑन रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स को नहीं बढ़ाया जाएगा टिल 2026, जिससे कि पॉपुलेशन को लिमिट हो सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी आपकी लोकसभा की सीट्स बढ़ रही थी। ओके, तो इसको रोक दिया गया था। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा, है ना, और असेंबलीज की जो रहेंगी वो रिमेन सेम रहेंगी टिल 2026, तब तक के लिए तो फिक्स। अब देखते हैं 2026 के बाद क्या होता है। ठीक है,
मेरे ख्याल से इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि सरकार ने हम नया पार्लियामेंट भी बना दिया, अब ज़्यादा मेंबर्स आ सकते हैं वहाँ पर। ओके, तो मोर द मेंबर्स, मोर द पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर स्टेट, मोर द रिप्रेजेंटेशन वुड बी गिवन। ओके, नेक्स्ट 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। व्हाट इज दिस 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002? ओके, इस अमेंडमेंट के थ्रू आपको याद रखना है फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी उसमें पहले तो आपको बताऊंगा, इस एक फंडामेंटल ड्यूटी जो थी वो ऐड की गई थी, मतलब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी तो अब 11 हो गई, मतलब 11th जो ऐड की गई थी कि ड्यूटी है पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चे को, याद रखिएगा, स्कूल भेजें। याद रखिए बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स उनकी भी ड्यूटीज़ है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है, दूसरा एक फंडामेंटल राइट ऐड की गई थी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगी 6 to 14 ईयर्स तक की। ठीक है, उसके लिए एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 21A, तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऐड किया गया। ओके, नेक्स्ट याद रखिएगा जो DPSP था आपका, उस पर पहले ये था कि 6 से 14 तक आप पेरेंट्स को, याद रखिएगा, पढ़ाना है, उसको हटा के कर दिया गया कि सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया गया और ये बोला गया चाइल्ड केयर 0 to 6 ईयर्स, सरकार को याद रखिए 0 to 6 ईयर्स में बच्चों को चाइल्ड केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके, तो ये ऐड कर दिया गया क्योंकि 6 to 14 तो फंडामेंटल राइट बन चुकी थी। ओके, नेक्स्ट 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हुआ करती थी, इसको बाइफरकेट कर दिया गया, मतलब डिवाइड कर दिया गया। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट तो अंडर आर्टिकल 338 ही थी, बट नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब को आर्टिकल नंबर 338A दिया गया। ओके, मतलब डिवाइड कर दिया गया था उनको। नेक्स्ट है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसके थ्रू ये बोला गया टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग PM जो होंगे, याद रखिएगा, है ना, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब केंद्र की बात कर रहा हूँ, वो 15% ही हो सकते हैं लोकसभा की सीट्स की टोटल स्ट्रेंथ के, मतलब जितनी भी लोकसभा की सीट्स होंगी, स्ट्रेंथ होगी, उसका 15% ही इंक्लूडिंग PM आपके सेंट्रल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, इस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। प्लस ये भी बोला गया कि अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर क्या, अगर कोई भी मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर का हो, याद रखिएगा, या किसी भी हाउस का हो, ठीक है, और वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मतलब जो एंटी डिफेक्शन लॉ इस ग्राउंड में अगर डिफेक्शन में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आप मिनिस्टर्स या कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट भी नहीं ले सकते। ठीक है, एक्चुअली होता था लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते थे बट 6 महीने के लिए फिर मिनिस्टर बन जाते थे बिना इलेक्शन के। ओके, तो आप तब तक, जब तक आप डिफेक्शन के थ्रू हटे हैं तो आप वापस मिनिस्टर नहीं बन सकते। इस अमेंडमेंट के थ्रू ये बात बोली गई थी। ओके, नेक्स्ट 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है, इसके थ्रू अगेन 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई और 18 से 22 हो गई। बोडो, डोगरी, मैथिली, सैंथली, टोटल 4 लैंग्वेजेस और ऐड की गई और टोटल 18 लैंग्वेजेस से कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल में 22 हो गई। ओके, देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है, तो अभी एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं 22। ओके, तो 21, 71, 92 ये 3 अमेंडमेंट है जो 8 शेड्यूल में जिन्होंने चेंजेस किए हैं। ओके, नेक्स्ट 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 जिसको नलीफाइड कर दिया गया था 97th। ठीक है, इसमें हुआ क्या था, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इट मेड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक फंडामेंटल राइट के अंदर होगी अंडर आर्टिकल 19। प्लस ये भी बोला गया कि DPSP के अंदर इसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट किया जाएगा अंडर आर्टिकल 45B, और इवन पार्ट 9B भी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, मतलब पार्ट भी ऐड किया गया, DPSP भी बनाया गया, फंडामेंटल राइट भी बनाया गया, बट बिकॉज का प्रोसीजर गलत था अमेंडमेंट करने का, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को नलीफाइड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014, इसको भी नलीफाइड कर दिया गया। एक्चुअली आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो कोलिजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंट होते हैं। ठीक है, सरकार ने इस सिस्टम को हटा के ये बोला था कि एक नया बॉडी बनाई जाएगी, इसका नाम है NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो याद रखिएगा ये अपॉइंटमेंट करेगी जजेस की। ओके, उसके लिए अंडर आर्टिकल 124A के अंदर ये बॉडी बनाई जाएगी जो अपॉइंटमेंट करेगी जजेस की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, बट जुडिशरी ने, याद रखिएगा, इसको नलीफाइड कर दिया गया था इस अमेंडमेंट को, तो ये अमेंडमेंट भी हटा दिया गया। ओके, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो मैंने आपको डिस्कस किए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए, क्विक रिवीजन किया है। अब आप सोचोगे सर इसमें डिटेल चाहिए तो यार इसके लिए आपको मेरे इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। यहाँ तो मैं आपको जल्दी से क्विक रिवीजन करा रहा था, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं एग्जाम से पहले अमेंडमेंट्स को थ्रू करके चले जाना, एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन से देखने को मिलता है। ओके, याद रखिएगा ये बुक मैं फिर से बता रहा हूँ आपको 12 मंथ की जो करंट अफेयर्स है, जिसमें सारी करंट अफेयर्स मेंशन है। इसको आप हमारे एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं या तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। आप एप्लीकेशन से डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
वहाँ पर आपको हमारी क्लासेस भी मिलेगी। इंडियन पॉलिटी के नोट्स, इंडियन पॉलिटी की क्लासेस, वो सब भी आपको मिल सकता है। एक बार एप्लीकेशन को आप ज़रूर विजिट करें। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको मेरे एप्लीकेशन को मूव करना पड़ेगा। आपको कोई डाउट क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट नंबर और हमारा व्हाट्सएप नंबर दोनों ही मेंशन है। ओके, यहाँ पर मैंने क्विक रिवीजन कराया सारे अमेंडमेंट्स का, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये उनके लिए है जिन्होंने एक बार पढ़ा हुआ है, उनके लिए जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाएगा सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स का, और एग्जाम में वो इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर इंडियन पॉलिटी का समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने क्विकली कराया है। क्विकली इसलिए कराया, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर मकसद था जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो जल्दी से इसको रिवाइज कर लें। ओके, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके, और चैनल को याद रखिए नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसमें आपको फर्दर हमारी नोटिफिकेशन की डिटेल्स मिलती रहें। तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।